मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से आपके जो जनरल रिजर्व हैं, आपके जो प्रॉफिट हैं, उनको पुराने साझेदारों के मध्य किस तरीके से बांटना है, उसका रेशियो क्या रहेगा, वो भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि पुराने अनुपात में आपको वो विभाजित करना है। आज के इस सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बाकी और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। छोटी सी अपनी आज का जो सेशन होगा और उसमें निश्चित रूप से उन पॉइंट्सों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके, है ना। वैसे तो देखो अकाउंटेंसी है वो अभ्यास मांगती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप अकाउंटेंसी को समय देते हो, उतनी ही ज़्यादा ये परफेक्ट होती है। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा कि पैटर्न है, यानी एक सवाल है वो उसका आगे वाला भी वैसा ही सवाल रहेगा, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने समझ लिए तो फिर आपका सवाल है वो आसान भी होगा और आपको पूरे में से पूरे अंक देने वाला भी होगा, है ना। इसलिए अकाउंटेंसी को एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं कि अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, है ना, सही तरीके से आपने इसका अनुमान लगा लिया, सही तरीके से इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आपने रीड कर लिया है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं पढ़ा, आपने कुछ पॉइंट्स है वो छोड़ दिए, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने स्किप कर दिया तो उसका नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ये चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण स्टेप्स है उसकी चर्चा हमें करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें आज के इस सेशन को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दिया करो कि भाई ये स्टार्ट, है ना। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप पूछा करो, है ना। नहीं पूछोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। आज के इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा करेंगे कि आपका जो पॉइंट्स बन रहा है, क्या बन रहा है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। यहाँ एक अलग खाता खुलेगा, वो होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, पुनर्मूल्यांकन खाता, है ना। और दायित्वों को क्या करेंगे, पुनर्निर्धारित करेंगे। दायित्व को क्या करेंगे, पुनर्निर्धारित करेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन खाता है, ये खुलेगा जो नाम मात्र खाता होगा, है ना, नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा और ये अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। क्यों, बात वही है पिछले सेशन वाली सी कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहां पर साझेदारी का पुनर्गठन होता है। साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो इसका मतलब है वहां पर नया साझेदारी विलेख लिखा जाएगा और पुराने जितने भी लाभ हानि संपत्ति दायित्व कुछ भी हैं उन पे हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों का होगा, नए साझेदार का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि पुराने साझेदार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको बांटनी होगी, ताकि जब नया विलेख लिखा जाए उसमें आगे की जो गतिविधि है वो लिखी जा सके। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाएगा जो नाम मात्र खाता होगा। पुनर्मूल्यांकन खाते को प्रत्येक परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर तथा दायित्व में कमी होने पर क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। अगर संपत्तियों में वृद्धि होगी, दायित्वों में कमी होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, कमी होगी तो क्या होगा, है ना। यह ध्यान रखना, क्योंकि यह एक अधिलाभ है और परिसंपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होती है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर इन्हें नाम किया जाएगा, क्योंकि ये एक हानि है ना। इसी प्रकार से आपके गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां, है ना, वो जमा और गैर अभिलेखित दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या किया जाएगा, नाम किया जाएगा, है ना। गैर अभिलेखित अनरिकॉर्डेड असेट्स आती हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे और अगर दायित्व आते हैं तो उसको हमें डेबिट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, सारी चीज क्लियर है ना। अब देखो मैं इनको आपको कुछ प्रविष्टियों के माध्यम से बता देता हूं।
है ना। देखो पहली पहली है ना, परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, यह आप नोट कर सकते हो कि अगर आपकी संपत्तियां हैं उनके मूल्य में वृद्धि होती है तो आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है कि आपकी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, दूसरी है ना, परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, है ना, परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होगी तो इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ये आपकी 2 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी। पहली प्रविष्टि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, दूसरी संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, तीसरी 3 नंबर, अब बात करेंगे दायित्व यानी लायबिलिटीज। तो दायित्व में वृद्धि होने पर, यानी आपकी जो लायबिलिटीज है उसमें वृद्धि होती है तो क्या एंट्री होगी, तो वहां पे होगी आपकी, क्योंकि दायित्व में वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू सन्ड्री लायबिलिटीज, है ना, अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ कि दायित्व में वृद्धि हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज। 4 नंबर, है ना, 4 नंबर क्या है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा शायद। 4 नंबर दायित्व में कमी होने पर, दायित्व में कमी होने पर, यानी दायित्व में वृद्धि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और दायित्व में कमी होते ही विपरीत हो जाएगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट DR, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। क्या एंट्री होगी, ये 2 आपकी लायबिलिटीज से रिलेटेड होगी कि दायित्व में वृद्धि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और दायित्व में कमी होती है तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर है। आगे आगे देखते हैं 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या, तो अनरिकॉर्डेड, जो आपकी कौन सी होती है, कौन सी होती है, गैर अभिलेखित, गैर अभिलिखित
गैर अभिलिखित परिसंपत्ति, है ना, गैर अभिलिखित परिसंपत्ति में वृद्धि। एक तरीके से ये वृद्धि होगी क्योंकि ये ऐसी है अनरिकॉर्डेड आपके असेट्स है जो आपके खातों में अभी तक नहीं लिखी गई। अब आपको पता चला कि ये चीज हमने छोड़ दी थी, अब ये लिखनी है, तो उसके लिखेंगे तो आपकी होगी अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड assets account DR to रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो जाएगी? गैर अभिलिखित परिसंपत्ति यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। अब 6 नंबर क्या है? गैर अभिलिखित दायित्व। गैर अभिलिखित दायित्व में वृद्धि। तो इसमें एंट्री क्या होती है? यानी ऐसे दायित्व जो लिखे हुए नहीं थे, अब हमें पता चला तो उनको लिख रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अकाउंट यानी 2 प्रविष्टियां होगी। ऐसी संपत्ति जिसको आपने खातों में दर्ज नहीं किया, अब दर्ज कर रहे हो, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ऐसे दायित्व है जिन्हें आप खातों में पहले दर्ज नहीं किया, अब दर्ज कर रहे हो, तो गैर अभिलिखित दायित्व में वृद्धि, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये 6 प्रविष्टि आपको करनी होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे हम 7 नंबर। उसके बाद देखेंगे अपन 7 नंबर देखेंगे। और 7 नंबर में क्या आएगी? 7 नंबर में आएगी अगर आपको पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, यानी आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा हो रहा है और डेबिट कम हो रहा है, तो पुनर्मूल्यांकन पे लाभ होता है, तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगी कब? जब आपको पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है। और 8वीं प्रविष्टि आपकी क्या होगी? 8वीं प्रविष्टि क्या होगी आपकी? 8 नंबर, यानी पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर, यानी आपका रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा हो रहा है। डेबिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसकी प्रविष्टि होगी। तो ये कुल मिलाकर पुनर्मूल्यांकन की 8 प्रविष्टियां हैं जिनको आप अच्छे तरीके से समझ गए। यह तो होता पुनर्मूल्यांकन जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, तो जितने भी नए साझेदार के प्रवेश करने से पहले जो आपकी संपत्ति और दायित्व उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि संपत्तियों में नए साझेदार को हिस्सा पुराने साझेदार नहीं देंगे और दायित्वों में वो हिस्सा लेगा नहीं नया साझेदार। इस वजह से ये आपको साझेदार विलेख में लिखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ये 8 प्रविष्टियां की जाएगी, जिसमें आपके संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी,
तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संपत्तियों में वृद्धि होने पर कौन सा खाता नाम किया जाएगा, कौन सा जमा किया जाएगा। तो जमा आपका रिवैल्यूएशन किया जाता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट है पुनर्मूल्यांकन खाता है, नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स हो जाएगा। ठीक है, फिर दायित्व में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज हो जाएगा, और कमी होती है तो आपके दायित्व में कमी होने पर आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर आपके जो गैर अभिलिखित परिसंपत्ति हैं उसको हम लिखेंगे तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, और फिर जो गैर अभिलिखित दायित्व है उनको लिखेंगे। गैर अभिलिखित यानी जिसको अभी तक नहीं लिखा गया है, जिनको अभी तक खातों में हमने नहीं दिखाया है, हमें पता चला है कि ये अमाउंट है वो खातों में नहीं दिखाई गई है, जिसे अब हम खातों में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब उसके बाद अपन देखेंगे लाभ और हानि। तो अगर आपका जो रिवैल्यूएशन है, अगर आपका जो आपका रिवैल्यूएशन है ये अगर प्लस है यानी क्रेडिट ज़्यादा, क्रेडिट प्लस हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ये रिवैल्यूएशन डेबिट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको माइनस हानि हो रही है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज़्यादा, तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट यार टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और अगर आपको हानि है तो हानि होगी तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ये प्रविष्टि आपको करनी है, और ये प्रविष्टि आपके इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर है आपका इन प्रविष्टियों के आधार पर ही है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ये प्रविष्टि आपको आनी चाहिए। कौन सा आपका वो डेबिट होगा, कौन सा आपका क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन वो सही नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। साथ में आप अपनी नोट्स बुक्स में लिखकर अपने हैंड्स नोट्स भी बना सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, है ना। देखो पढ़ते तो सारे ही हैं, आज थोड़ी सी और बात मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि पढ़ते तो सारे विद्यार्थी हैं, जितने आपके बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन सबका पढ़ने का जो तरीका है ना वो डिपेंड करता है कैसा। अगर आप हैंड्स नोट बनाते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, समय बुक्स को देते हो, है ना, एकाग्रचित रहते हो, है ना, धैर्यवान रहते हो, आत्मविश्वास रखते हो, तो निश्चित रूप से आपके नंबर भी बढ़िया आते हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो और आप हवा में उड़ते रहते हो, तो फिर वो चीज़ वो समझ में नहीं आती है ना। तो इसलिए बच्चों क्या करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, समझना है, हैंड्स नोट बनाने, है ना, ताकि एग्जाम के समय आप उनको फटाफट रिवीजन के रूप में आप उनको याद कर सको, जिसको अगर याद करोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये था आज का सेशन जो हमने संपत्तियों और दायित्वों के रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित था। ये 8 प्रविष्टियां आपको अगर समझ में आ जाएगी तो अगले सेशन में गारंटी बात है, अगले सेशन में हम 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे और पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे, है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है और अच्छे से आपको हैंड्स नोट के रूप में इसको तैयार भी करना है। तो आज के सेशन में ये एक संक्षिप्त अपनी वार्तालाप थी। निश्चित रूप से आज के इस सेशन को आपने एंजॉय के साथ पढ़ा होगा, क्योंकि जब आनंद के साथ आप हर चीज़ को पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके याद भी ज़्यादा होगी। तो ये थी आज की सेशन, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।